बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नए चीफ जस्टिस का चार्ज संभाल लिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इंट्रोडक्टरी स्पीच की जिसमें रोड मैप दिया, अपना प्लान दिया, एक नई पॉलिसी दी कि किस सिमत में वो अदलिया को लेके चलेंगे। जस्टिस साकिब निसार के दौर पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जस्टिस साकिब निसार। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो रोड मैप दिया है, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि पेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा, जितने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा है कि मिसिंग पर्सन के मामले को भी वो एड्रेस करेंगे। उनके हवाले से जितने मुकदमात हैं अदालतों में ज़ेरे इल्तवा उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ सिविलियन सुपरमेसी की बात की। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस साकिब निसार के दौर को दो जुमलों में जो है सम अप कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं डैम तामीर करूं और मेरी भी ख्वाहिश है जस्टिस साकिब निसार की तरह कि मैं मुल्क के कर्जे उतारूं, लेकिन मैं जाली मुकदमात के ख़िलाफ़ डैम तामीर करना चाहता हूं, मैं जाली गवाहों के ख़िलाफ़ डैम तामीर करना चाहता हूं और मैं जो है मुल्क के कर्जे ज़ेरे इल्तवा जितने मुकदमात हैं उनको जो है निपटा कर मुल्क के कर्जे उतारना चाहता हूँ। ये पॉलिसी दी गई है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है जस्टिस साकिब निसार की जो पॉलिसी थी उससे बिल्कुल मुतज़ाद है। अगर देखा जाए जस्टिस साकिब निसार के दौर को, तो उस दौर में जस्टिस साकिब निसार ने 184(3) के तहत मुकदमात को सूमोटो के तहत सुना और उन पर जो है काफ़ी मुकदमात में फ़ैसले दिए और काफ़ी जो मुकदमात हैं अभी तक पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 40,000 से ज़ायद की जो है पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की बन गई। अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस गोल के साथ आए हैं कि इस पेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा, आवाम को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक अहम जो बात की जिसको आज हम प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे, उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, सदर मुमलिकत को चाहिए वो उसकी सदारत करें और इदारों को बुला के उनमें हम आहंगी हो, उनके हदूद का तायन हो। चार्टर ऑफ गवर्नेंस की क्या आइन और कानून इजाज़त देता है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन कामरान मुर्तज़ा साहब, इसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक़ है, और साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं वहीद मुराद साहब, न्यूज़ 1 के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ये भी। इसके साथ साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे और अज़हर सिद्दीक़ साहब भी माहिर कानून हैं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को का शुक्रिया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब बढ़ते हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछेंगे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, साकिब निसार साहब एक गैर मामूली और गैर रवायती चीफ जस्टिस थे। गैर रवायती आप इन द सेंस कि उन्होंने वो काम किए जो इससे पहले आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती जुडिशल हिस्ट्री में, और गैर मामूली कि वो शाम तक भी काम करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात रात तक भी काम करते थे और बाज़ औक़ात छुट्टियों में भी काम करते थे। तो मगर बात यह है कि जो कुछ उन्होंने किया, क्या वो कंटिन्यू होगा, उसको आपने उसी कल देख लिया कि जब वो चीफ़ जस्टिस अभी थे और उनकी सुपुर्दोशी में जो है वो कई घंटे बाकी थे। तो जब रेफरेंस हुआ उनके एजाज़ में मुनक़िद, तो उसमें खोसो साहब की स्पीच जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस से, उससे आपने देख लिया कि अदारे ने उसको फॉलो करने से एक तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने डैम की जगह पे कहा कि उन्होंने ये डैम नहीं, ये तो नहीं कहा कि ये डैम नहीं, मगर कहा कि डैम बनेंगे तो वो डैम बनेंगे। इसका मतलब ये इम्प्लाइडली ये मतलब निकला कि जो डैम वो बना रहे थे वो डैम नहीं बनेंगे। कोई ऐसी बात नहीं की कि वो जो है ना ये पॉपुलेशन कंट्रोल को आगे लेके चलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं की कि 184 का उसी तरह से इस्तेमाल होगा, बल्कि उन्होंने वो एक हमारा मुतालबा जो है बहुत पुराना मुतालबा था कि 184(3) को स्ट्रक्चर कीजिए, हमें पता होना चाहिए कि उसकी हदूद क्या है। आइन की हदूद में रहते हुए 184(3) का इस्तेमाल, आइन की हदूद में, और प्लस उसको जो है ना स्ट्रक्चर करने के लिए आप अपने रूल्स को अमेंड कीजिए। आप रूल्स को अमेंड कीजिए ताकि लिटिगेंट को, वकील को, आपको ख़ुद को ये पता हो कि ये इसकी हदूद है। जहाँ पे अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं वहाँ ना हो। इसके लिए कोई इंट्रा कोर्ट अपील का सोचिए। कोई इसमें जब आप 184(3) का ख़ासकर सियासी मामलात में इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसमें फिर वफाकियत आपकी नज़र आनी चाहिए, सूबों की मुख्तलिफ सूबों से जजेस उसमें बैठने चाहिए, ये नहीं कि मतलब मखसूस जगह से लोग उसमें बैठ जाने चाहिए। तो ये खोसा साहब की जो स्पीच थी उससे ये पता चला कि जो कुछ मियाँ साहब ने कहा उसके बाद जो है ना वो कंटिन्यू नहीं होने जा रहा। आज आपने कोर्ट सुनी होगी, देखी होगी, और जब खोसा साहब ने कोर्ट ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो छुट्टियों में जो काम करने का वो था वो भी बात ख़त्म हो गई। लेकिन कामरान साहब की तो अच्छी बात है, छुट्टियों में अगर काम हो रहा है, सैटरडे संडे एक दिन रेस्ट का ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन बात ये इंसानी कैपेसिटी है, इंसान के अंदर एक अल्लाह पाक ने जो है ना वो एक सलाहियत रखी हुई है कि वो एक मखसूस वक्त तक काम कर सकता है। देखिए 24 घंटे हैं आपके पास दिन में, हफ्ते में 7 दिन हैं, 24 घंटे में अगर आप कहें कि मैंने नींद नहीं लेनी है और नींद के बगैर काम करना है, 1-2-4 दिन तो शायद आप करेंगे, मगर उसके बाद जो है ना वो अल्टीमेटली आपके काम का जो स्टैंडर्ड है वो उस तरह नहीं रहेगा। इसी तरह वर्क के साथ इसी तरह अगर आप वीकेंड नहीं लेंगे, आप छुट्टी नहीं लेंगे, लोगों के से मिलना जुलना नहीं रखेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। आप एक सोशल सेटअप में रहते हैं, कोई मर जाता है, किसी की शादी होती है, उनको अटेंड नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है ना मसाइल जन्म देंगे। तो बहुत सारी बात है। साहब की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या पाकिस्तान की अदलिया अब एक नई सिमत में चलेगी? जी बिल्कुल कमर साहब, वो तो कल वाज़ेह नज़र आ गया जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपना एक रोड मैप दिया और उन्होंने उनका जो पिछला भी हम देखें 2014 के बाद जो उनका तरीक़ाकार है उसी को उन्होंने कहा कि मैं फॉलो करूँगा कि जो डैम बनाऊँगा तो ज़ेर इल्तवा केसेस के ख़िलाफ़ करूँगा, इसके अलावा जो झूठे गवाहियाँ होती हैं उनके हवाले से या और जो मामला हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने बात की। पहले भी उन्होंने यही काम किया, अब भी उन्होंने का यही फोकस था कि जी हम कार लिस्ट जो है वो छोटी कार लिस्ट होगी, फोकस्ड होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, और इसके साथ ही जो है प्रॉपर हेयरिंग उसमें दे के जो है वो। लेकिन एक इधर ज़िमनी सवाल जो पैदा होता है, आपने कहा छोटी कॉज लिस्ट होगी, जब छोटी कॉज लिस्ट होगी तो 19 लाख मुकदमात हैं जो कि ज़ेर इल्तवा हैं पाकिस्तान की अदालतों में। अगर सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो कई, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तो अपने मुकदमात क्रिमिनल साइड के निपटा दिए, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस ने सूमोटोज़ लिए हुए थे और दीगर मुकदमात जो चल रहे थे, अगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा को आप भी कवर करते रहे, मैं भी कवर करता रहा, उनकी अदालत बर्खास्त हो जाती है 12 बजे तक, या एक जो क्रिमिनल साइड के मैटर्स थे वही वो डील कर रहे थे, लेकिन क्या इस छोटी कॉज लिस्ट के साथ ये पेंडेंसी ख़त्म हो सकती है? मेरा ख्याल है रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी। जो उनकी स्ट्रेटजी पहले कामयाब रही है क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल अपील्स में, और सिविल मैटर्स भी वही लगाए जाएँ जो डिसाइड हो जाए, और जब बता दिया जाए कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी और उसी दिन केस डिसाइड हो जाना है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, और उसमें एक टाइम फ्रेम रख के उस पर चला जाए और मखसूस बेंचेस बनाए जाएँ। अब टैक्स के केसेस हैं तो एक मखसूस बेंच में लगाया जाए, इसके अलावा दीवानी के केसेस हैं तो वो और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर किसी और बेंच में मखसूस बेंचेस बना के उनमें स्ट्रेटजी दी है, तो उनका फोकस भी यही है। फिर उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी रजिस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ वकील आके वहाँ अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट करेंगे ऑडियो वीडियो लिंक के ज़रिए, और जो है जजेस जो हैं वो यहाँ प्रिंसिपल सीट में बैठ के जो है केसेस को समाअत करेंगे। तो वो उनका जो विजन लग रहा है वो उन्होंने मेरा ख्याल है पूरा होमवर्क किया हुआ है, और उनके साथ मंसूर अली शाह जो हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस पहले भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इसके अलावा जस्टिस सिस्टम की बेहतर के लिए बहुत सी रिफॉर्म की, तो उनका साथ भी उनको है, और आज भी हमने देखा तो वो ही उनके साथ बैठे थे, और उन्हीं ने उनमें ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको मुतारफ़ कराया था लाहौर हाई कोर्ट में भी, और यहाँ भी जो उनका प्लान है वो वही उसको आगे लेके जाएंगे, आगे लेके चलेंगे। वहीद मुराद साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस अटेंड नहीं किया है, जो अलविदाई तकरीब की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जस्टिस साकिब निसार अब तो साबिक हो गए, तो क्यों नहीं अटेंड किया उन्होंने? जी, जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, और ये उनकी सवाबदीद है कि अगर उन्हें अटेंड करना चाहते, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक फ़ैसला भी लिखा था, एक नोट था जो 1 जनवरी को लिखा गया था, लेकिन उसको वेबसाइट पे पब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट की 12 तारीख़ को। तो ये भी एक वजह हो सकती है दरमियान में वो कहाँ रहा, क्यों रुका रहा वो जजमेंट, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार से इख्तलाफ किया था और कहा था कि पेशावर में जो वक़ूआ हुआ वहाँ पर जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ी साहब बेंच से उठ के गए, और या उनने कहा कि
एक सवाल उठाया उन्होंने बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे या उस केस को लगाने पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी बेंच टूट गया है वो दोबारा। खैर वो 8 महीने की ताख़ीर से उन्होंने वो फैसला लिखा। जस्टिस काजी फ़ायज़ी से ने उसी वक्त वो लिख दिया था अपना नोट और उनने इख्तिलाफ़ किया था। तो अब बुनियादी तौर पर इस हवाले से हम कुछ कह तो नहीं सकते कि क्या शख्सियात को आना चाहिए इंस्टीट्यूशन के मामले में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया और उनकी राय सामने आ गई। मेरे ख्याल से तो क्या बैठना उस चाहिए। फैसले की वजह से नाराज़गी का एक अंसर हम देख सकते हैं कि नाराज़गी की वजह से शायद ना बज़ाहिर तो यही नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि अगर वो पाकिस्तान में ना होते या लाहौर में होते या इस्लामाबाद में ना होते तो फिर कोई बात थी, लेकिन वो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ, और हमारी इतलात के मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने ख़ुद से ये फ़ैसला किया कि वो इस रेफरेंस में हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी के तहत रेफरेंस अटेंड नहीं किया। मुर्तज़ा साहब, सर ये मुझे बताएं कि एक फ़ैसला जो है 4-5 महीने पहले वो महफूज होता है या उसकी डिटेल जजमेंट जो है अब जब चीफ जस्टिस जाने वाले हैं बिल्कुल तब वो आती है, और वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक तरह से इख्तलाफी नोट है जिसमें कहा गया है कि अदलिया को अंडरमाइन नहीं कर सकते आप, जजेस की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं अव्वल तो इस फैसले को, और दूसरी बात ये पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया गया ये फ़ैसला? ऐसा है कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जो है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ठीक है। मगर जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो जज बजाते ख़ुद तो कोई रिक्यूज़ कर सकता है, वो कह सकता है कि मैं नहीं बैठता, मगर उस बेंच का तोड़ना जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। कम अज़ कम मुझे रूल्स में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं आई, नज़र नहीं आई। अब वो जो कुछ पेशार में हुआ था मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त नहीं था। अगर किसी साथी जज की राय जो है वो आपसे मुख्तलिफ है तो यकीनन उसको इख्तलाफ का हक़ है, और इसी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर आदमी जो है वो चीफ जस्टिस से इत्तफ़ाक़ करे, हर जज जो है उससे इत्तफ़ाक़ करे। तो वो जो कदम उन्होंने लिया था, जो उठाया था, वो बिल्कुल मुझे दुरुस्त नहीं लगा। बहरहाल ये इख्तलाफ काजी साहब ने तो उसी वक्त कर दिया, या काजी साहब तो उधर मौजूद थे, उन्होंने कर दिया, जो कुछ इख्तलाफी नोट था उन्होंने लिख दिया। शाह साहब भी अगर उसी वक्त कर लेते तो ज़्यादा खूबसूरती होती इसमें। अच्छा हसनान साहब, मुझे ये बताएं, अब जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक सिमत का तयन किया है, तो हम अगर इसका कंपैरिजन करें जस्टिस साकिब निसार के दौर से तो हमें एक डिसकॉन्टीन्यूटी नज़र आती है, और वो डिसकॉन्टीन्यूटी ये है कि अगर जस्टिस साकिब निसार लेफ़्ट पे अदलिया को लेके चल रहे हैं तो जस्टिस खोसा ने राइट चूज़ किया है। तो अगर इस डिसकॉन्टीन्यूटी के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो अदलिया बतौर इदारा मजबूत होगा क्या? नहीं, ये तो हमने देखा है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस चेंज हुआ तो पॉलिसी भी काफ़ी चेंज आया। जब इफ्तिखार चौधरी थे तो जुडिशल एक्टिविज़म था, उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब आए तो फिर जुडिशल एक्टिविज़म कम हो गया, नासिर मुल्क साहब के दौर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नहीं, आप नहीं समझते क्या इस पॉलिसी में हम आंगी होनी चाहिए? नहीं, वो इस हवाले से ये है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, और दूसरा ये 184(3) जब स्ट्रक्चर हो जाए और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से कि जी किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस बुनियाद पर करनी चाहिए, न कि इसको पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो 184(3), जो हमने देखा है 2 साल में। और अभी भी जब जो 2018 के इलेक्शन में 184(3) को इस्तेमाल किया गया या उससे पहले या उसके बाद, तो वो बड़े सवालात उठाए हैं कि अब अगर आर्टिकल 225 वाज़े है जिसमें लिखा गया है कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिसाइड होंगे, लेकिन हमने देखा है कि 2008 के बाद 28 के करीब पार्लियामेंटेरियन को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में को वारंटों का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ें हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद देखना है कि हमने क्या चीज़ें करनी हैं, क्या हमने नहीं करनी। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि अब स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो और इदारों में भी उसी तरह नहीं है मामला, और उसका वैक्यूम का फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अब सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद फैसला करना है कि क्या वो अब इन हालात में जो है वो हर इसी तरह ही कंटिन्यू जुडिशल एक्टिविज़म करेगी या अपने मामलात को अपना हाउस इन आर्डर करेगी, क्योंकि अपना हाउस इन आर्डर नहीं है। 40,000 से केसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा लो जुडिशरी देखें, हाई कोर्ट में देखें, स्टैंडर्ड ऑफ जजेस का वो म्यार नहीं, जजेस में वो जिस तरह देखें कि लोग सेटिस्फाई नहीं होते, आम माइनर केस भी सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। अगर इंसाफ मिलता तो वो वहीं मामला अपील की तरफ ना जाता। वहीद, आप क्या समझते हैं 184(3) की पावर स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए? और दूसरी बात यह है क्या अदलिया को
कितना इख्तियार हासिल है 184(3) के तहत? आप क्या समझते हैं कितना स्कोप है इसका? जी, स्कोप तो अब बहुत वसी हो गया है। अगर आप स्कोप को अब महदूद करेंगे तो पहले जो फैसले दिए हैं उनका क्या होगा, ये एक मसला है। दूसरा ये है कि अगर स्ट्रक्चर करेंगे तो यही लोग, यही जजेस स्ट्रक्चर करेंगे और फिर कोई और जज उन्हीं में से आगे आने वाला या इन्हीं में से कोई उसकी मज़ीद तशरीह कर देगा और कहेगा कि स्ट्रक्चर में ये है, तशरीह भी उन्होंने नहीं करनी है। तो बेसिकली मसला शख्सियात का है कि शख्सियात जो हैं हमारे मुल्क में वो आइन के अंदर इदारों को नहीं देना चाहती। तो जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में हुआ, उन्होंने अपने एक अंदाज से चलाई। उनका हम ये भी कह सकते हैं कि उनको, वो एक आइनी जज तो थे लेकिन उनको लोग कंधों पे उठा के लाए थे, तो उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी थी, तवक्कुआत भी थी, उनने ये किया। जो साकिब निसार साहब रुखसत हो गए, इनके साथ मसला ये था कि पहले 6-7 महीने तक ये एक किस्म का तंज करते रहे अदालत में बैठ के कि अब वो दौर नहीं रहा, अब 184(3) के तहत हम कोई मुकदमा नहीं लेंगे अवामी मुफाद का, बल्कि रिपोर्टर्स को बाज़ औक़ात उन्होंने अपने कोर्ट में मुखातब करके कहा कि अब वो दौर ख़त्म हो गया है, अब कोई ख़बर नहीं निकलेगी और कोई सो मोटो नहीं होगा। लेकिन वही साकिब निसार साहब फिर 6-7 महीने बाद आप अखबारात को देख लें, उठा के रिकॉर्ड देख लें मीडिया का, तो वो अचानक फिर बहुत ज़्यादा क्या चीज़ ऐसी ट्रिगर की जिसकी वजह से साकिब निसार साहब जो 1 साल पहले कुछ और थे, मतलब 184(3) की तरफ नहीं जा रहे थे, और 1 साल बाद हमने देखा कि 184(3) के तहत इतने मुकदमात आ गए और मामूली नोयत के भी मुकदमात का कॉग्निजेंस लेने लगी सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जाने लगे। इसके अलावा पॉलिटिकल मुकदमात जो है ढेर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, क्या वजह बनी? इसकी वजूहात का जायज़ा तो हम वो जो कहेंगे तो वो एक हेयर से होगा या हम अपने से अंदाज़ों से कहेंगे। ये हमें इंतज़ार करना चाहिए, जो हमारे साथ होता है माजी में भी, कि जस्टिस नसीम हसन शाह की तरह कोई बाद में एतराफ़ कर लें साकिब निसार साहब भी, या कोई और जर्नल उठ के किताब लिख ले, या कोई ब्यूरोक्रेट या उनके साथी जज कोई किताब लिख ले, उसमें कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए तो तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है बैकग्राउंड में। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से इतने वो हाइपर थे और इतना उन्होंने इतवार और हफ्ते के दिन भी काम जारी रखा और इतनी चीज़ों को उनने हर पॉलिटिकल केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली, बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दिए। यानी एक पूरा दिन हम कोर्ट में देखते रहे कि एक थिएटर का मंजर लगा रहा और उस पर अफसोस भी हुआ कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हम उसकी तारीख़ का हिस्सा हैं, हम उस तारीख़ को बनते हुए देख रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस भी होता रहा कि जैसे मछली मंडी का मंजर होता था कि सारे ह्यूमन राइट्स के केस के नाम पे ऐसे ऐसे मुकदमात लगे होते थे जिसमें एक एक वक्त में 300-300 लोगों को भी बुलाया होता था नोटिस। एक दिन तो ये हो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर 350 लोगों की कतार लगी हुई थी और उनको अंदर नहीं आने दिया था। वो बेचारे बसों पे 500-500 रुपये इकट्ठे करके वो पाकपतन से सारे उठ के आए थे, कोई कहाँ से उठ के आए, इस तरह फिर वो शुगर मिलों वाले। तो ये एक अजीब सा मंजर था जो एक तारीख हमने दिख ली पिछले 1 साल में ख़ास तौर पर। लेकिन कामरान साहब, अगर इसी मंजर की जो कंटिन्यू करें वहीद की बात को, तो आवाम को तो बड़े उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। आवाम के लिए एक वो आइकन थे, एक आइकॉनिक फिगर थे आवाम की। आवाम कहती थी कि हमारे मसाइल का मसीहा जो है वो साकिब निसार है। ऐसा है कि रवायती तौर पे और तारीख़ी तौर पे हम किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। हमने ख़ुद कुछ नहीं करना। हम समझते हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमारे मसाइल जो है ना वो हल कर देगा। हम किसी के इंतज़ार में हैं कि वो आके हमारे मसाइल करें। हमने ख़ुद जो है ना अपने मसाइल हल नहीं करने, और उसके लिए जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है, जो स्टेप्स हैं, वो हमने नहीं लेने। कोई अचानक जो है ना, मतलब अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई अमीर बनना चाहता है तो वो ये चाहता है, वो ये नहीं करेगा कि मैं मेहनत करूँगा और उसके बाद जो है ना मज़ीद मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा। वो ये चाहता है कि मेरी कोई लॉटरी निकलेगी और मैं अमीर हो जाऊँगा रात में, और ये हमारा एक माइंडसेट बन गया। अब वो कोई प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, और फ्रस्ट्रेशंस भी हैं, उनकी मिजरीज़ भी हैं, उन बेचारे वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, गरीब हैं। हमारे बहुत सारे मेजॉरिटी जो है ना गरीब लोग हैं। अब वो उनके मसाइल जो है ना वो हल नहीं होते, वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़र्चे हैं, दूसरे हैं, उनके साथ एग्जेक्टिव पे इनजस्टिस हो रहा होता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि उनके उन जज्बात को जो है ना एक्सप्लॉइट किया जाए कि एक शख्स के पास आप एक अर्ज़ी डालो और वो मामला जो है ना आपका हल होगा। और अगर वो अर्ज़ी जो है ना उसमें कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें आपके कैमरे की तवज्जो भी मबजूल हो जाए, जिसमें नमक मिर्च लगा हो, जिसमें कोई खट्टी चीज़ भी शामिल हो, तो फिर तो वो जो है ना उसमें जो है उसका जायका और बढ़ जाएगा, और फिर आप मीडिया उसको उठा के हाइप दे देगा और वो मामला, अब वो 2-4 लोगों का मामला तो हल हो गया, मगर उसके साथ जो लाखों और करोड़ों लोगों के मामला हैं और वो फिर सारे उम्मीदें बांध लेते हैं।
फिर हम हर वक्त हर मूवमेंट से हम उम्मीद बांधते हैं और अल्टीमेटली जब वो मूवमेंट का नतीजा कोई नहीं निकलता तो हम मज़ीद मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट से जब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई तो लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें भी लेके आए और बराए रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रोक के उनके अपीलें की गई और इसका नतीजा हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की पेंडेंसी बढ़ गई। इसी पर बात करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस साकिब निसार क्या लेगेसी छोड़ के गए और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर कैसा होगा, इस पर आज गुफ्तगू जारी है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, माहिर कानून हैं, गहरी नज़र रखते हैं, चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होते रहे, बहुत ज़्यादा मुकदमात इन्होंने परस्यू किए उनकी अदालत में। इनसे जानते हैं कैसी लेगेसी छोड़ के गए सर चीफ जस्टिस साहब। बहुत शुक्रिया। वैसे तो माने या ना माने ये तारीख बताएगी, पाकिस्तानी अदलिया की तारीख का सुनहरा तरीन दौर है। मैं वो इंसान हूँ जिन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ, वैसे तो मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कोई तकरीबन 18 साल की जदोजहद है। ये कोई इंसाफ मेरे और आपके लिए नहीं था, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के हवाले से था। अब इनमें से सबसे ज़्यादा तो किसी को इत्तफाक नहीं होगा जितना वक्त मैंने उन अदालतों में गुजारा है। और ह्यूमन राइट्स सेल जो 1,20,000 के करीब केसेस डिसाइड किए, मैं उनमें जिक्र नहीं करना चाहता कि प्राइवेट माफिया ने क्या लूटा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने, अस्पतालों में क्या हुआ और अब साफ पानी में क्या हुआ, कब्जा माफिया जो बड़े बड़े गॉडफादर या सिजिल माफिया जो बड़े बड़े डैन, और कभी सोचा जा सकता था कि अपना पैकेजेस माल या मुरातब अली ख़ानदान का भी वो करोड़ों रुपए में वो जो पैसे हैं वो अदा किए जाएंगे। कभी ये सोचा जा सकता था कि सैफ खोखर जो एक 200 कनाल के घर पे काबिज है वो उससे गैर कानूनी कंसोलिडेशन से वो मामला लेके आएंगे। और वो क्या ये सोचा जा सकता था कि गरीब औरत जो 50 साल से ठीक है अदालतों में चल रही थी लेकिन ताकतवर माफिया का अगेंस्ट उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, जब बुलाया गया और अदालत के सामने, अब ये एक अजीब मंतक यहाँ पेश की जा सकती है भाई अब अगर मेरे सारे भाई सामने बैठे हों तो ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ सबको, जरा आए मेरे साथ। पीएन भगवती इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप ताकतवर हैं। सर चिन्ह पर मुर्तजा साहब कह रहे हैं हम आपसे नहीं लड़ सकते, आप ताकतवर हैं। सर ताकतवर की बात नहीं है सर, मैंने हकायक बताने हैं। मेरा बस नाचीसा आदमी ने अब लॉर्ड डैनिंग को पढ़ा है, हाउस ऑफ लॉर्ड में देखे हैं, जस्टिस मार्शल को देखा है। बुनियादी बात जरा समझिएगा, एक गरीब आदमी ह्यूमन राइट के सेल में वकील लगाने की जरूरत नहीं होती थी, वहां एक आम आदमी पेश होता था और वकील की जरूरत ही नहीं थी। और वो जो है ना जस्टिस एट डोर स्टेप, और एक बहाना एक अजीब हम सब लोग बगैर किसी हकायक के बताते हैं 19 लाख में केस जेर इल्तवाते हैं। अच्छा क्या करते चीफ जस्टिस रोजाना 15 या 20 केसेस बेंचेस में सुनते थे और उसके अलावा वो क्या है जादू की छड़ी लेकर आते भाई, हफ्ता या इतवार या छुट्टियों में ह्यूमन राइट के केसेस में इतनी लादा, यानी अपना वक्त उन्होंने इस कौम के लिए दिया। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ लेगेसी छोड़ के नहीं गए। ये उस आदमी से पूछे जो 1,20,000 आज जो इंसाफ लेने के लिए लोग आए उनसे पूछ के देखिएगा। सियासतदानों ने तो यही कहना ना, हमारे यहाँ कुछ हमारे दोस्त बैठे हैं। तो साहब आप सवाल कर लूं आपसे, मैं सिर्फ एक बात खत्म करने लगा हूँ। अच्छा करें। बड़े अदब के साथ, मैं जो कि कानून का तालिबे इल्म हूँ, 90% काम एग्जेक्टिव का फेल हो रहा है भाई। स्पीडी जस्टिस सिस्टम आप दे नहीं सके, आप फ्रिवलेस लिटिगेशन खत्म नहीं कर सके, एक पर्चा दर्ज तो होता नहीं है, और उसके अलावा मुराजमत लेनी हो, कनेक्शन लेना हो, आप क्या क्या मुझसे पूछेंगे। मेरे पास तो डाटा फिंगर टिप्स के ऊपर है। ये सारा काम एग्जेक्टिव्स का था, एग्जेक्टिव्स का फेल्यूर था। और आइन में क्यों रखा आपने फंडामेंटल राइट्स, आइन में क्यों रखे आर्टिकल 199, 184(3) एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपके आइन ने एक सिमत दी है, उस सिमत का तयन किया है, उस पावर को एक्सरसाइज किया है, इंसाफ दिया है, डोर स्टेप्स पर इंसाफ दिया। अब बात करें एक छोटा सा सवाल और ले लें फिर मैं दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ता हूं। जस्टिस साकिब निसार की 2 ख्वाहिशें थीं, एक ख्वाहिश थी कि मैंने मुल्क के कर्जे उतारने और एक थी डैम बनाना है।
और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूरा दौर 2 साल और 17 दिन 2 लफ्जों में बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं भी डैम बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं झूठे मुकदमात के खिलाफ डैम बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं भी मुल्क के कर्जे उतारना चाहता हूं, लेकिन मैं जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको ख़त्म करके उतारना चाहता हूँ। तो आपका ख्याल है कि चीफ जस्टिस उस टाइम ठीक थे, जो डैम बनाने वाली उनकी स्ट्रेटेजी थी वो ज़्यादा सही है, या मौजूदा चीफ जस्टिस का बयान आपको ज़्यादा वजन लगता है उसमें? मैं एक बात बताता चलूँ, हम फ़र्क नहीं डाल रहे सिविल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस। हमारे मौजूद जो आपका चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने 184(3) या एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल आपके आइन ने कहा है, उनकी जिम्मेदारी या ड्यूटी है। पीएन बगवी तो कहते हैं ये ड्यूटी है आपकी, जजेस की ड्यूटी, अगर किसी पीछे पूरी नहीं की और मैं तकाजा करूंगा आने वाले चीफ जस्टिस साहब से कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ड्यूटी आपके जिम्मे भी है। अब जो सवाल है ना कि डैम बनाने के हवाले से देखें, यहाँ मलेशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से हमारी ये मुतलका जो आने वाला है ना, इसका भी तरीकाकार क्या होगा, मामला आएगा, इसीलिए कहा एक डायलॉग किया जाए पार्लियामेंट, यानी प्रेसिडेंट का कहा है उनके साथ डायलॉग बनाने के बाद इसमें कानून में करनी पड़ेगी तरामीम। आपको 182 का कलंदरा, अगर झूठी दरखास्त दिया, पर्चा खारिज हो गया है और उसके बाद आपने आज तक कोई किसी झूठे मुकदमे में कानून में आपने उसको कोशिश की कि ऐसे बंदे को भी सजा दी जाए, ये वो सारे ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। कामरान मुर्तजा साहब की तरफ आते हैं। सर, चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, आप क्या समझते हैं आईन और कानून में चार्टर ऑफ गवर्नेंस की गुंजाइश है? मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी गुंजाइश है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की बैठक का कोई फ़ायदा होगा। जिस तरह की तजवीज़ जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कल अपनी तकरीर में दी है, बल्कि इसका नुकसान ही नुकसान होगा। वजह उसकी ये है कि आप देखिए कि ये जो हमारे यहाँ मसला है, ये पैदा कहाँ से हो रहा है? मसला पैदा हो रहा है कि एक तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस है इधर उधर से, ठीक है, और जिनकी तरफ से ये इंटरफेरेंस, हम चलो रांगली भी अगर अलेज करते हैं कि ये इंटरफेरेंस जो है ना, हम गलत तौर पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन पे हम, तो क्या वो इंटरफेरेंस छोड़ देंगे? एक बात, या वो इंटरफेरेंस को एडमिट करेंगे आके इनके साथ बैठ के? ये दूसरी बात, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है मिसिंग पर्सन का। मिसिंग पर्सन का झूठा इल्ज़ाम हम कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठा इल्ज़ाम उधर लगाते हैं, तो क्या वो आके इन इदारों के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ, पार्लियामेंट के दूसरे अपने सेनेट के चेयरमैन के साथ आके बैठ के वो एडमिट करेंगे कि ये जो ना मिसिंग पर्सन? तो जब वो एडमिट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मामला भी वो कहेंगे ना हमने वहाँ पे इंटरफियर किया, ना हमने ये किया। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। फिर दूसरी एक और बात उससे भी ज़्यादा, हमारा मामला जो है, हम अदालत के साथ है। अदालत, हम पाबंद हैं दस्तूर के। दस्तूर किसी चीज़ को अगर वो रास्ता दिखाती है हमको ज़रूर करना चाहिए, और अगर दस्तूर रास्ता नहीं दिखाती तो हमको इस तरह के राज़ीनामे नहीं करने चाहिए। अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, आपकी मुकन्ना बिल्कुल फेल हो जाए, नज़रिया ज़रूरत क्या है? नज़रिया ज़रूरत यही है ना कि वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो फिर उस वैक्यूम को फिल किया जाए। देखिए चर्चिल की बात, चर्चिल जंग थे ना बरतानिया में, स्टेट फेलियर से बचाया जाए। ना जंग हो रही थी ना, वो तो बरतानिया तबाह हो रहा था ना, तो उसने कहा कि जी बरतानिया तबाह हो जाएगा। लोग, किसी ने पूछा आप जैसे दोस्त ने, मुझ जैसे दोस्त ने, तो उसने आगे से क्या जवाब दिया कि अदालतें काम कर रही हैं। तो यहाँ पे भी अदालतें अपना काम करें, दस्तूर के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, कायम रहने के लिए बना है, मगर हमको दस्तूर के मुताबिक चलना है। हसनात साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो वैक्यूम फिल करने वाली एक वो दी जाती है, वजाहत दी जाती है कि अगर मुकन्ना फेल हो गई तो फिर क्या होगा, किसी को तो आगे आना होगा, तो वो मौजू नहीं है वो मिसाल? वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखें अगर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट, तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कहीं एग्जेक्टिव फेल हो गई है तो जजेस ने वहाँ नोटिस लेना है। वहाँ ये लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट में कि जी अगर केसेस डिस्पोज एक जज टाइम पे नहीं करता तो उसको फारिग कर दिया जाए। यानी उसकी ड्यूटी में ये चीज़ नहीं है कि अगर एग्जेक्टिव जो है वो फेल हो गई तो जज का काम है या किसी और इदारे का कि वो उसमें इंटरवीन कर ले। तो ये मामला 184 और 199 में एक्सप्लेन कर देना यार, माजरत के साथ। 184(3) में इन्फोर्समेंट ऑफ जो कहते हैं राइट, मेरा ख्याल है जितनी मिस यूज ऑफ राइट इसमें हुआ है, फंडामेंटल राइट जिसमें मिस यूज इस 184(3) के नाम पे हुई है, वो हमने 10 साल में देखे हैं।
लोगों को राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया और बगैर सोचे समझे जो है लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, बाद में रिपेंट भी कई मामलात में किया गया, चीज़ों पे किया गया। तो देखिए आप आम केस में, माइनर केस में जो है वो अपील का हक है, और एक बंदे को 62(1) में लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दे, उसको कह रहे हैं केस टू केस डिफर करता है, फैसला करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, वो कह रहे हैं 184 फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जाते हैं, वो बैठ के उन्होंने वो भी डिसाइड कर दिया। हम उनकी जात पे तबसरा नहीं कर रहे, हम उनके फैसलों पे तबसरा कर रहे हैं, एहतराम के साथ तबसरा कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं रिव्यू करने की बात, किसी मामले में अजहर सदीक साहब उससे बेहतर जानते हैं, किसी मामले में कम जानते हैं। कमरान मुर्तजा साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या उसको बैठ के हम कर सकते हैं? भाई वो लॉ ऑफ द लैंड है, आप ये नहीं कह सकते कि वो फैसला गलत है। किस कॉन्टेक्स्ट में गलत है? पहले अजहर साहब इस बात का तो जवाब दें। उन्होंने कहा है कि आइन में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि जजेस जो है इंटरवीन करें अगर वैक्यूम कहीं क्रिएट भी हो जाता है तो। अच्छा, मैं जरा छोटी सी बात अर्ज करता हूं, किसी ने पढ़ा नहीं, चले मैं नई इख्तरा देता हूं। आर्टिकल 8 पढ़ ले, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो वाइड है। अब वाइड को फिल किसने करना है? आपकी कोर्ट्स ने करना है, मैं नहीं कह रहा। आप वाइड कह देना, सब साल तो ना जाया करें ना। सर बेसिक, सर सुन लीजिएगा, मेरा पॉइंट ले लीजिएगा। आर्टिकल 4 और 5 क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है? फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट है क्या? एक आदमी को पानी नहीं मिल रहा, आप क्या ख्याल है उसको मरने दिया जाएगा? इसी का रेमेडी दी है उन्होंने। 199 में कहा है कि यह अदालतों की जिम्मेदारी या ड्यूटी है। 184(3) में कहा, ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने गलत कह दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने गलत कह दिया, या अमेरिकन कोर्ट ने यह गलत कह दिया। भाई ये बात देखें, आपको एक बारीक लाइन बनानी है। हम देखें, कॉन्फ्लिक्ट में मत डालें इस चीजों को। जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जुरिस्प्रूडेंस है, ये आज से सेटल नहीं हुई। शैला जिया केस से मुझे बता दे कमरान मुर्तजा साहब, शैला जिया केस जो है वो क्या था? वो बिजली के खंबे का इशू था ना भाई, ये इंतजामिया का काम था, तो क्यों अदालतों में आई? आज तक आपने शैला जिया को क्यों रिव्यू नहीं कराया? वजह यह है कि ये आपके आइन ने एक बैलेंस निजाम खुद दिया है। जिस दिन आप 199 निकाल देंगे, 184(3) निकाल देंगे, फिर ठीक है, एक आम आदमी एक जानवर की तरह जिंदगी हम सब यहाँ गुजारेंगे। और वो मैं नहीं समझता कि इस आइन ने एक ऐसा मुतनाज़िम बैलेंस निजाम दिया है। कामरान मुर्तजा साहब से जवाब ले लें इसका। हम अपना पॉइंट शायद आपको समझा नहीं पा रहे, हमारे समझाने का कसूर है शायद, उसमें हमारी बात करने में हम शायद अपनी बात नहीं कर पा रहे, या हम आपको कन्वे नहीं कर पा रहे जो हमारे दिल में है। हम किसी जज पे खुदा न खास्ता हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम उनके जो फैसले हैं हम उन पर तबसरा कर रहे हैं, पूरे एहतराम के साथ कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। ये हमारी एहतराम के साथ राय है, और ये इसलिए राय है कि आइंदा जो है ना, इसमें सुन तो लो ना यार ताकि वो कह रहे केस टू केस डिफर करता है 184(3) का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल करता है। कभी हम शराब की बोतल पे 184(3) ले लेते हैं, और कभी हम जो है ना वो सारी दुनिया जो है ना उलट जाए हम उस पर भी नहीं लेते हैं। अजहर सदीक साहब तो बहुत 184(3) के बहुत बड़े मतलब मुद्दा है, और 10 साल में इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है। लेकिन देखा गया जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो मेरा ख्याल है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अब कोई ये अपने को पिटीशन फाइल नहीं कर रहे। पीटीआई की हुकूमत में आपकी जानिब से पिटीशंस कम आ रही है जरा, शहबाज शरीफ की तरफ से मिसयूज ऑफ ये क्या बात है अजहर साहब? अच्छा दे दें। गवर्नर हाउस कन्वर्ट हो रहा था, हेरिटेज मुतासर हो रही थी, अजहर सिद्दीक ने चैलेंज किया और स्टे कराया। फिर एलडीए अथॉरिटी गैर कानूनी तौर पर बन रही थी, अजहर सिद्दीक ने चैलेंज किया और स्टे कराया। उसके बाद आगे हम आपकी खिदमत से कब इनकार करते हैं, हम तो आपके जाती तौर पे मद्दा हैं। अजहर साहब हम तो कहते हैं कि वहीद मुराद साहब से, अजहर सदीक साहब हम तो कहते हैं किसी दिन मिसिंग पर्सन पे भी कोई पिटीशन डाल दें, हम भी देखें कि पता चले। और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि पाकिस्तानी 184(3) ना होता तो पाकिस्तानी जानवरों से बदतर जिंदगी हम गुजारते, तो वो तो आप मलिक रियाज साहब से मिलके बड़ी उनके लिए महल्लात तामीर कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। कराची बेरिया टाउन का जो है आप उनके जो है ना अलॉटीज की तरफ से आए हुए हैं, वो भी हम देख रहे हैं कोर्ट में, और पूरी पाकिस्तानी कौम भी देख रही है। पूरा मौका दूंगा जवाब देने का, उनकी बात सुन ले पहले, उनकी बात सुन ले, मैं पूरा मौका दूंगा जी। तो ये जिस तरह आपने कहा कि केस टू केस डिफर करता है, तो वाकई से केस टू केस डिफर करता है। जिस केस में आप आते हैं तो वहां आप कोर्ट को कहते हैं कि जी मलिक रियाज के खिलाफ 184(3) इस्तेमाल नहीं किया जा सकता,
वहाँ पर आपने कहा है कराची बेरिया टाउन के केस में आपने मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया है। इकबाल ज़ैड अहमद वाले मामले में भी आपने यही किया है। तो पाकिस्तान के जो बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 फैसले दिए हैं, उनमें से आप जो कराची वाला बेरिया टाउन वाला केस है उसमें आप पिटिशनर की तरफ से जो है वो आपने किया कि मुतासरीन की तरफ से दरखास्त दे दी, और हालांकि रिव्यू में आप मुतासरीन की तरफ से दरखास्त दे दी, और वो मुतासरीन सारे वो हैं जो बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इसके बाद आपकी जवाब की बारी है। एक नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और जस्टिस साकिब निसार की लेगेसी पे बात हो रही है। अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, आपने ये तो बताया कि कैसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपको उनके पूरे दौर में मस्बत बातें भी काफ़ी आपने उजागर कर दी, कोई मनफी बात नज़र नहीं आई? अच्छा, मैं एक बात अर्ज़ कर चलो, वहीद मुराद मेरे भाई एक सवाल उठाया उन्होंने, मैंने छोटा सा अर्ज़ करता चलूँ, बैरिया टाउन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जिनका स्टेक आ चुका है। ये तो पैसे फीस भी फॉरेन उसमें मिल रही होगी। वो कह रहे हैं आपको फीस भी फॉरेन करेंसी यही तो मैंने कहा ना कि आप फॉरेन इन्वेस्टर कह रहे हैं फीस फॉरेन करेंसी में मिल रही है। ये तो शेयर होनी चाहिए। नहीं फीस अच्छी मेरी कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, मलिक रियाज के बारे में मैं जो कि मिला हूं, मैंने पॉजिटिवनेस ये देखी है, वो इस मुल्क में प्यार है, इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में कर रहा है। आपके यहाँ ज़्यादातर तो लोग जाके पैसा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। आप यहाँ भी बता दें, उन्होंने कोई ऑफर दी है, वो ज़मीन जो कौड़ियों के भाव है आज वो हीरो के भाव, यानी जो डेवलपमेंट खुद करके और उसकी शक्ल बना के, ये वहीद मुरादी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, हसनात साहब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो एक चीज़ लाख रुपए की थी आज वो करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट ठीक है, उसने यहीं से, चाहे वो 1 रुपए की भी थी, अगर गैर कानूनी तरीके से हथियाई गई है तो वो कानून उसको उसकी गुंजाइश नहीं है कानून में, और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट होना चाहिए। आप नहीं समझते? आप तो खुद वकील हैं, आपको तो इस चीज का बाखूबी अंदाजा होगा। मैं जवाब दे रहा हूं, देखिए हुआ क्या, एक्सचेंज की लैंड, अब एक्सचेंज में कोई लकूना रह गए, लकूना रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि एक्सचेंज गलत है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी जजमेंट के अंदर पैरा 18 के अंदर कि वो दोबारा फ्रेश दी जा सकती है, उसका रेट क्या होगा, तरीका, ये जजमेंट ने कहा है। यानी मैं कोई ऐसी बात अनोखी नहीं कर रहा, उसी जजमेंट में इंप्लीमेंटेशन बेंच बना है और वो सारे मामलात को देख रहा है। दूसरी जो बात आपने पूछी है कि उनकी नेगेटिव, मैं एक बात बताऊं, मैं जब लाहौर हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट का काम किया करता था, मेरी जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से यहाँ लड़ाई हुआ करती थी जुडिशल एक्टिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में, और बाखुदा अब देखें ये सीट के तकाजे हैं कि यहाँ तो एक जज थे, जज कितना कर सकता है, जब चीफ जस्टिस बन के दरखास्तें रोजाना आ रही हैं हजारों की तादाद में, जब वो आदमी देखते हैं, मैंने तो यहाँ देखा है 18 घंटे उन्होंने यहाँ काम किया है, और कई दफा ऐसा होता है खजूर लेकर वहीं बैठकर खाकर और काम करते रहे, और वो कई दफा ऐसा हुआ है कि बाहर सड़क पे लोग मिले हैं छोड़ के अपनी लाइफ और ये वजह मैं बताऊं, मैं इसलिए बताऊं, खैरुन्नास में यनफउन्नास, बेहतरीन वो इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफे का बायस हो। और मुझे बचपन में अबू बिन आदम की नज़म याद है, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। तो मैं जहां तक आप बैठ गए ना, एक गिला इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम उनसे गुजारिश करते रहे कि तमाम हाई कोर्ट्स में इस तरह के बेंचेस स्पेसिफाई कर दें कि जो बैठ के फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स वो ही बेंचेस सुने, बजाय ये मैं रोजाना 80% काम मुफ्त करता हूं। अब मैं अगर 10 अदालतों में फिरूंगा तो मैं अपनी, ठीक है सर, ठीक है सर। कामरान साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि 184(3) के इस्तेमाल को कम करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और बैकग्राउंड में पनामा केस की बात करें, 184(3) में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, और यही आसिफ सईद खोसा साहब, इन्होंने ये जो अब कहा है कि हम 184(3) का इस्तेमाल कम करेंगे, ये बेसिकली इसलिए कहा कि मातहत अदलिया से केस होता हुआ ऊपर है ताकि आपको अपील का पूरा राइट हो, जो कि एक तरीक़ाकार है। लेकिन पनामा बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ही नवाज शरीफ को बगैर सुने नाअहल कर दिया, और वो पहले माइनॉरिटी जजमेंट थी, उसके बाद फिर वो मेजॉरिटी जजमेंट बन गई। इसको किस तरह से देखिए उस जजमेंट से मैं इख्तलाफ करने वालों में शामिल हूँ, आपको भी पता है, और मैंने बड़ा लाउडली उसमें इख्तलाफ किया था।
और मैं नहीं समझता कि इस तरह से किसी को सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक तो नाअहल किया जा सकता है डायरेक्टली, और दूसरा किसी को मैं ये नहीं समझता कि पूरी लाइफ के लिए, ज़िंदगी भर के लिए जो है ना उसको जो है ना नाअहल किया जा सकता है। वजह यह है कि आज मैं मुमकिन है कि बहुत बुरा आदमी हूँ मगर कल मैं अच्छा आदमी भी बन सकता हूँ। आप किसी को ज़िंदगी भर के लिए जो है वो सादिक और अमीन जो है ना उससे नहीं निकाल सकते। ये आपकी आर्टिकल 17 की स्पिरिट के भी ख़िलाफ़ है। तो ये वक्त शायद आए कि जिसमें हमको ये सारी चीज़ें रीविज़िट करनी पड़ें, और मेरा ख़्याल है कि ये मामलात रीविज़िट होने चाहिए कि इसको दोबारा देखा जाना चाहिए। यहाँ पे ये हक़ सिर्फ जो है ये पाकिस्तान की आवाम का है कि वो आपको मुंतखब करें या मुंतखब न करें। ये हक़ जो है वो आपकी अदालतों का हरगिज़ नहीं है। और अगर अदालतें कोई देख रही हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए अदालतें देख रही हैं, तो क्या देख रही हैं? कोई इलेक्शन जो सब्जेक्ट मैटर था ना, एक मखसूस इलेक्शन सब्जेक्ट मैटर था, अगर आप देख भी रहे हैं तो उस मखसूस इलेक्शन के दौरानिए के हवाले से उसको देख रहे हैं कि उसके लिए जब उसने पेपर फाइल किए थे या उस दौरान जो है वो सादिक था या अमीन नहीं था। तो वो एक टेनोर है, एक पीरियड है। अगर कोई उसको नाअहल करना भी है या कोई एडमिशन भी फ़र्ज़ करिए आ गया था मियाँ साहब के पार्ट पे, तो वो एक दौरानिए के हवाले से था। ये सारी उम्र के लिए कह देना कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन मैं बहुत बुरा इंसान, अगर जिस दिन तौबा कर लूँ दिल के साथ, सिद्क़ के दिल के साथ तौबा कर लूँ, मुझे तो अल्लाह पाक भी माफ़ कर देंगे उस दिन। हसनात साहब, आप क्या समझते हैं अब 184(3) में सियासी मुकदमात आएंगे आने वाले दौर में और उनका वहीं पे फैसला हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है आपका हक तो है नहीं 184(3) में। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जब इदारे और कहीं नहीं करेंगे, जिस तरह पनामा में एक बात तो हकीकत है कि जब नैब के पास मामला है तो उन्होंने कहा जी हम नहीं FBR ने कहा जी हम नहीं कर सकते, अदालत में खड़े होकर कहा था मैं नहीं, पार्लियामेंट में TOR नहीं बन सके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट फिर यानी, और हालात ये थी कि PTI मुजाहरे कर रही थी, सड़कों पे थी। अब उस हालात में किस हद तक सुप्रीम कोर्ट को जाना है? क्या 184(3) के मामला फिर कॉग्निजेंस लेके नीचे भेज देना है, करना है? लेकिन जो बात है कि आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं, ये तो बिल्कुल इनके पास इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी, कोई जज ये याद रखें, अपना इख्तियार गिव अप नहीं करेगा। वो रिस्ट्रेंट शो कर देगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि जी ये हमारा इख्तियार नहीं था। या बहुत वाज़ेह कहा गया है ना कि हम तभी इंटरवीन करेंगे जब कोई हल ना निकलता हो, जब कुछ भी ना हो तब हम बीच में आएंगे और 184(3) को लेंगे। वैसे हम इदारों को कहेंगे जिसका काम बनता है कि वो इस मामले को निपटाए, वो किसी भी तरह इस मामले को हल करे। लेकिन कमर साहब, यही चीज़ हम जब ये आए थे साकिब निसार साहब, तो वहाँ भी उस टाइम पे भी यही बात हुई थी कि जी ये अब बड़ा रैशनली इस्तेमाल होगा ये। लेकिन आगे आगे जब आए जाते हैं तो पता चलता है वो कि इनका टेनोर कम है और इनका फोकस है वो जो जुडिशल रिफॉर्म और जो क्रिमिनल जस्टिस में है। लेकिन 184(3) में भी जो जिस तरह का है मामला, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारे भाई हैं अजहर सदीक साहब, एक व्यू ये भी है और ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रेशर होगा कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों के मामले को नोटिस ले रही। वो कि आप देखें कि इनमें फिर जब दो व्यू है सुप्रीम वकला में भी, एक जुडिशल एक्टिविज्म का हामी है और दूसरा जुडिशल रिस्ट्रेन, और इसी तरह साफियों में भी दो व्यू हैं, जजेस में भी ये व्यूज मौजूद हैं। तो अब ये वाज़ेह है, जिस तरह आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे जो याही अफरीदी हैं, वो 184(3) के केसेस में उन्होंने माजरत कर ली। 4-5 केसेस में हमने देखा। काजी फायज़ साहब का नहीं, उस तरह वो नहीं है। इजाज़ुल एहसन जो है हमें काफ़ी वो एक्टिव, वो यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ है कि अब इसको स्ट्रक्चर करेंगे फुल कोर्ट इसमें। आखिरी क्वेश्चन वही साहब, मुझे ये बताएं कि मिसिंग पर्सन के मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस किया और कहा है कि हम इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी अरसे से अदालतों में पेंडिंग है ये मामला। क्या आप देखते हैं मिसिंग पर्सनस केसेस का मुकद्दर? मैं कुछ भी नहीं होते हुए देख रहा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने भी बात की थी, वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, वो भी कुछ नहीं कर सके। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो तकरीर की है, बेसिकली शायद इस इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने उस तरफ गए हैं कि हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन करें और माजी में जो गलतियाँ हुई हैं उसको तस्लीम करें, आपस में बैठ के बात करें, जो कि मैं नहीं समझता कि आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश है।
सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है आइन के मुताबिक वो उसको इस्तेमाल करे, लेकिन जो उन्होंने तकरीर में कहा है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और उसके लिए सदर ममलिकत प्रपोज किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से और अपने जजेस की बिहाफ पे उनकी से ये तजवीज़ करता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो शायद इस मिसिंग पर्सन का मामला कोर्ट के जरिए हल नहीं करना चाहते, इस तरीके से शायद हल करना चाहते। नाज़रीन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक रोड मैप तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। मुकदमात 19 लाख हैं जो कि पाकिस्तान भर की अदालतों में हैं और उनको निपटाना है। इसके साथ साथ जो गोल्स उन्होंने रखे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। 184(3) में अभी ये भी देखना पड़ेगा कि जुडिशल एक्टिविज़म होता है या नहीं। वो जो हम देखते थे टिकर्स बन रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं, क्या हमारे पास इतलात ये भी आ रही हैं कि ऑब्जर्वेशंस पे शायद पाबंदी लगा दी जाए। सीनियर सहाफ़ी ये कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये तमाम मामलात अब किस तरह चलते हैं। आने वाला वक्त ये बेहतर बताएगा कि ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर किस तरह होगा। लेकिन हमारी नेक तमन्नाएं बिल्कुल आसिफ सईद खोसा साहब के साथ हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।